सभी को नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपकी हेडिंग रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, यानी कि ईथर के हो गए रासायनिक गुण। यहां से अपन देखेंगे ईथर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन अपने को देता है। तो देखिएगा आप यहां पर अपन विशेष तौर से जो बात करेंगे वो करेंगे डाई एथिल ईथर। ये आपका जो डाई एथिल ईथर है CH3 CH2 O CH2 और आपका यहां CH3, ये डाई एथिल ईथर। अब देखो ये जो डाई एथिल ईथर है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन आपको देता है। देखिएगा पहली जो केमिकल रिएक्शन देगा आपके पास में यहां पर कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट दिखाई दे रही है और इस एल्किल ग्रुप के प्रतिस्थापन के कारण कोई रिएक्शन होगी। तो पहली रिएक्शन होगी अपने पास में एल्किल समूह के प्रतिस्थापन, एल्किल समूह के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रिया। यानी यहां आप कोई एल्किल ग्रुप लोगे और उस एल्किल ग्रुप का प्रतिस्थापन करवा दोगे, किसी मान लो हेलोजन के द्वारा करवा रहे हो, तो मुख्य रूप से अपन यहां पर पढ़ेंगे हेलोजनीकरण अभिक्रिया। ये हो गया। दूसरी अभिक्रिया बात करेंगे, ये जो आपको डाई एथिल ईथर दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण कोई रिएक्शन होगी। तो दूसरी रिएक्शन ये देगा ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर के कारण, युग्म के कारण कोई रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन की अपन बात करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, ये बॉन्ड कोई रिएक्शन में टूटेगा तो तीसरा हो जाएगा अपने पास में C ऑक्सीजन, ये बॉन्ड के बीच, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, बंध विदलन के कारण कोई होगी अभिक्रिया। और अगले अपन बात करेंगे कोई कुछ ऐसी रिएक्शंस होगी जिनमें निर्जलीकरण भी हो सकता है, जिनमें अपन कार्बन मोनोऑक्साइड का योग भी करवा सकते हैं। तो उसकी यदि बात करेंगे तो वो आ जाएगी अपने अन्य रिएक्शंस में, यानी कि अन्य अभिक्रिया में आ जाएगी। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए आप एल्किल समूह के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रिया, और उसी में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हेलोजनीकरण। लगाइए हेडिंग, हेलोजनीकरण या एल्किल ग्रुप के प्रतिस्थापन के कारण कोई अपने को रिएक्शन देखने को मिलेगी, हेलोजनीकरण। देखिएगा हेलोजनीकरण की जो प्रोसेस है यहां पर दो प्रकार से होती है, एक तो अंधेरे में करवाएंगे अपन और एक करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसमें सबसे पहले लिखिए हेलोजिनेशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, हेलोजिनेशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि आप लिखोगे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, या आप क्या बोल दोगे डार्क की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में आपके पास में कोई रिएक्शन होगी, अनुपस्थिति में हेलोजनीकरण। देखिएगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैसा होगा हेलोजनीकरण। यह डाई एथिल ईथर है CH3 CH2 O CH2 CH3। आप क्या कर रहे हो, यहां पर हेलोजन ले रहे हो काम में, ये मैंने लिया H2, हेलोजन काम में लिया, और ये आपके सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। अब हेलोजन का मतलब क्या ले रहे हो, मान लो आप ले रहे हो यहां क्लोरीन हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, कोई ब्रोमीन हो सकता है। इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर उपस्थित जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी किसके द्वारा, किसी हेलोजन एटम के द्वारा। देखो
ये ऑक्सीजन है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को आप क्या बोलोगे? अल्फा कार्बन। और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन आपके क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन हो गया। बताओ इधर भी अल्फा है तो इसको भी अल्फा डैश कह सकता हूं क्या? इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन के द्वारा होता है। चलिएगा, यहां से क्या होने वाला है? HX पहले निकलेगा बाहर और यहां बन जाता है CH3 CHX O CH2 CH3 बन गया। देखो ये अल्फा है और ये अल्फा डैश था आपका, इसको क्या बोलोगे? अल्फा मोनोहेलो डाई एथिल ईथर। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो अल्फा बोलोगे मोनो हेलो डाई एथिल ईथर है। अब आप क्या करोगे? इधर जो अल्फा डैश वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन करोगे। चलिएगा, वापिस मैंने क्या किया? X2 यानी कि हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापन करना है। X2 क्या हो सकता है? कोई हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका? कोई ब्रोमीन हो सकता है। चलो, इधर वाला भी क्या हो जाएगा? आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा इसका, यानी यहां से क्या मिलेगा आपको? HX देखने को मिलेगा बाहर, O CH और यहां क्या जाएगा आपका? CH3। तो ये जो कार्बन था आपका अल्फा था और इसको आपने क्या माना था? अल्फा डैश। नाम क्या लिखोगे? अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो नाम लिखे देखिए, इसका क्या नाम होगा? अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर लिखोगे। अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो ईथर, इसका क्या हो जाता है? यहां नाम हो जाता है। तो ये तो हुआ प्रकाश की अनुपस्थिति में, मतलब यहां क्या लिख दोगे आप? अंधेरे में अभिक्रिया हो रही है, अंधेरे में हेलोजनीकरण हो रहा है। क्लियर है? चलिए नोट करिए यहां तक। अगली एग्जांपल लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर कोई रिएक्शन होगी अपने पास में। अब यहां होने वाला क्या है कि आपके जितने भी हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा किसके द्वारा? हेलोजन की द्वारा। तो हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या लिखोगे आप? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजनीकरण। चलिएगा, क्या होने वाला है देख लेते हैं। देखिएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 क्या है आपका? डाई एथिल ईथर। आप क्या करोगे यहां पर? आप देखो हेलोजिनेशन करवाओगे किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा करवा रहे हो। यहां पर मैं लूंगा 10 Cl2 और HNO। HNO का मतलब क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। अब यहां पर जितने भी जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा होगा, यानी 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन निकलेंगे। 10 हाइड्रोजन 10 क्लोरीन के द्वारा बाहर निकलेंगे, तो यानी उसके साथ में निकलेंगे तो 10 HCl यहां से क्या देखने को मिलेगा आपको? बाहर मिलेगा। अब देखो क्या आएगा? CCl3 3 2 5 2 7 3 10 10 क्लोरीन आ गई। ठीक है, तो CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3 ये आपका कंपाउंड बन गया। क्लियर है? सभी हेलोजन परमाणु का क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। इसको क्या बोलोगे आप? पैरेक्लोरो डाई एथिल ईथर, यानी सभी हेलोजन परमाणु ने हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया है। इसको बोलोगे पैरेक्लोरो डाई एथिल ईथर। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पैरेक्लोरो डाई एथिल ईथर। चलिएगा, ये रिएक्शन हुई आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, नोट करें यहां तक।
आगे देखिएगा, तो पहली रिएक्शन अपने पास में थी, एल्किल समूह के प्रतिस्थापन के कारण कोई रिएक्शन हो रही। नेक्स्ट रिएक्शन की अपन बात करेंगे यहां पर, वो अपन ने देखी थी, जो ऑक्सीजन है डाई एथिल ईथर में, तो उसकी जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर के कारण होने वाली कोई रिएक्शन देखेंगे अपन। तो दूसरी रिएक्शन अपनी होगी, ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु पर या ऑक्सीजन पर लोन पेयर के कारण या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले रिएक्शन अपन देखेंगे इसमें, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकती है या ओजोन के द्वारा भी हो सकती है। देखिएगा, CH3 CH2 और CH2 CH3, क्लियर है। चलिए अब देखो, आप यहां पर आप मान लो O2 ले सकते हो या क्या ले सकते हो, O3 ले सकते हो। आप जानते हो इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब ये जो लोन पेयर वो उसको डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो आपके पास में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो क्या बनने वाला है आपका प्रोडक्ट, CH3 CH2 O CH2 CH3, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, क्लियर है। दाता परमाणु पे चार्ज क्या लगाओगे, पॉजिटिव लगा देते हो, क्लियर है। दाता परमाणु पे चार्ज पॉजिटिव लगा सकते हो आप, और यहां दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, और नहीं दिखाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलोगे इसको, डाई एथिल पेरोक्साइड बोलोगे, क्लियर है। दो ऑक्सीजन आ गए, H2O2 जिससे होता है, तो ये आपका क्या बन गया, डाई एथिल पेरोक्साइड। चलो एक तो ये देखा अपन ने। एक आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीजन की एडिंग तो ये हुई, क्लियर है। अब देखो, मान लो आपने क्या किया, ईथर को लंबे समय तक खुला कर दिया वायु में। अब वायु में और प्रकाश की उपस्थिति में इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, हो जाता है ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं, यदि ईथर को लंबे समय तक वायु में आप क्या कर दो, मान लो खुला छोड़ दो, वायु में खुला छोड़ दो, तो क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं। तो आपका एक विस्फोटक पदार्थ बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, 1 एथिल हाइड्रो पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 1 एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण हो जाता है। हाइड्रो पर ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, क्लियर है यहां तक। चलिएगा देखिएगा क्या होने वाला है, ये डाई एथिल ईथर है। अब आपने क्या किया, लंबे समय तक इसको खुला छोड़ दिया। आपका देखो इस प्रकार CH3 CH2, फिर आपका यहां आ जाता है O CH CH3 OOH, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया 1 एथिल है, 1 एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। अब ये जो बना हुआ कंपाउंड है आपका 1 एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये होता है एक विस्फोटक नेचर का होता है। कैसा पदार्थ बना है, 1 एथिल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये जो बना हुआ पदार्थ है ये आपका होता है विस्फोटक प्रकृति का। देखिएगा, विस्फोटक प्रकृति का होता है। अब देखो, ये यदि विस्फोटक प्रकृति का है यहां पर,
तो विस्फोट से बचाने के लिए इसमें अपन क्या कर देते हैं, यदि आपको विस्फोट से बचाना है तो नोट लगा के लिख लेना, लिखिएगा यहां पर नोट लगा के, बने हुए विस्फोटक पदार्थ को विस्फोटक प्रकृति से बचाने के लिए उसमें पोटेशियम थायोसाइनेट, ठीक है, पोटेशियम थायोसाइनेट यानी इसको बोलोगे आप KCNS, एंड फेरस अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं। उसमें पोटेशियम थायोसाइनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट मिला दिया जाता है, या आप क्या कर सकते हो, उसमें H2SO4 भी आप ऐड कर देते हो, जिसके कारण इसकी विस्फोटक प्रकृति से आपको बचाया जा सकता है। क्लियर है? चलो यहां तक नोट करिए, आगे हेडिंग लगाइए ऑक्सोनियम साल्ट का फॉर्मेशन। इसमें दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, दूसरी रिएक्शन आप लिखाइए हेडिंग लगा के फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, यानी कि ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण कैसे होता है उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो लगाइए हेडिंग दूसरे वाली, दूसरी का दूसरा है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। अब जानते हो आप तो ऑक्सोनियम साल्ट के बारे में, प्रोटोन और जैसे एल्कोहल बनता था अपना, वैसे बनेगा यहां ऑक्सोनियम साल्ट। चलो देखिएगा क्या होने वाला है, ये मेरे पास में है डाई एथिल ईथर, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो H2SO4 के साथ में। मान लो आपने किया यहां कंसंट्रेट H2SO4 लिया है, अब ये मान लो आपको क्या देगा, H प्लस प्रोवाइड करता है, H प्लस प्रोवाइड करता है, इस H प्लस को यहां पर क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका CH3 CH2O और CH2 और आपका CH3, ठीक है। यहां क्या लगाओगे आप, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यह क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहां आपको पता है एक लोन पेयर रहने वाला, एक लोन पेयर डोनेट कर दिया है, और इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सोनियम साल्ट कहते हो। ऑक्सोनियम साल्ट यानी ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया है और ऑक्सीजन के पास में क्या हो गई है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अब मान लो आप यहां पर लेते हो H2SO4 लेते हो, तो उस H2SO4 का जो वियोजन होता है वो किस प्रकार होता है, देखिएगा H2SO4 के मान लो 2 मोल लेते अपन, तो इसका जो डिसोसिएशन होता है, इसका वियोजन होता है, ये आपको देता है SO3, ये आपको देगा HSO4-, और ये आपको देता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन देता है, ठीक है। चलिएगा अब देखो क्या होने वाला है, ये SO3 जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसके साथ रिएक्शन करेगा ऑक्सोनियम साल्ट के साथ में, देखिएगा CH3 CH2OH, ऑक्सोनियम साल्ट बना रहा हूं मैं, CH2 CH3, ये रिएक्शन कर रहा है इस SO3 के साथ में, SO3 के साथ में ये रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनाएगा, देखो SO3H आके जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3 SO3H, क्लियर है। चलो
अब क्या होगा यहां से, ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, जिसके कारण यहां क्या बनने वाला है, CH3 CH2, एक एथिल जनायन बनेगा और आपका क्या बनेगा CH3 CH2 HSO4। इसको बोलोगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलोगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपका यहां बन गया है। आगे देखिएगा, अब जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आपका यहां आपने बना लिया है, अब रिएक्शन में क्या है, आपका जो एथिल है ये बना हुआ एथिल जनायन और HSO4 माइनस, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। क्लियर है, चलो CH3 CH2 प्लस और आपका HSO4 माइनस, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो CH3 CH2 HSO4 माइनस, सॉरी अब चार्ज बैलेंस हो गया ना, तो ये साथ चढ़ जाएगा, बन गया। क्या बनाया आपने, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की यहां कर दी है फॉर्मेशन। क्लियर है, चलो ये हो गया ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण कैसे हो रहा है और इसका निर्माण कैसे हो रहा है। आगे देखिएगा, इसी रिएक्शन में आगे अपन बात करने जा रहे हैं। देखिएगा क्या होगा, अब मान लो HCl के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, इसी में चल रहे हैं अपन ऑक्सोनियम साल्ट वाले में, रिएक्शन विथ HCl। HCl के साथ रिएक्शन कैसे होती है, ये आपका डाई एथिल ईथर है। ये क्या है, डाई एथिल ईथर। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिएगा अब कर रहे हैं, जो HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आप जानते हो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, और वो लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, ये H प्लस और Cl माइनस होता है, इस H प्लस को डोनेट करेगा। तो यहां होने वाला क्या है, CH3 CH2 OH, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है यहां तक, और CH2 CH3 और आपका यहां Cl माइनस आ जाएगा। चलो बन गया कंपाउंड। इसको बोलोगे आप डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम क्लोराइड। क्या बोलोगे, डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम, ये बन गया आपका डाई एथिल ईथर, ऑक्सोनियम आयन बना और आपका क्या, क्लोराइड बन गया। क्लियर है, चलो आगे देखो, ईथर आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन यौगिक आपके जैसे BF3 है, AlCl3 है, तो उनके साथ में एक लुईस चार की भांति व्यवहार करता है। देखिएगा ये ईथर CH3, अब CH2 है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, C2H5 की फॉर्म में लिख रहा हूं, C2H5 O C2H5, ये BF3 है। अब आप जानते हो BF3 है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली स्पीशीज आप जानते हो क्या कहलाती है, लुईस अम्ल कहलाती है, लिवाइस एसिड कहलाती है। एक प्रकार का कैसा यौगिक हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला यौगिक हो गया। और ये क्या करेगा, यहां लुईस चार की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, लोन पेयर की भरपूर है, तो यहां पर ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक लुईस बेस की भांति व्यवहार करेगा। एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला यौगिक होगा ये यहां पर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आप जानते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन ने देखा था, याद करो, देखे जहां पर मैंने उस सहसंयोजक बंध के बारे में बताया था आपको, वहां पर मैंने बताया था कि यदि किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और कोई सामने वाला ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके केंद्रीय परमाणु के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो क्या कर सकता है, कमी वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर एक्सेप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज क्या आता है, धनात्मक चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ऐसा शायद आपको पता होगा।
चलिएगा, होने वाला क्या है, इसके साथ रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देने पर ये इस प्रकार का आपका क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है BF3। आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन देता है तो दाता पे हमेशा पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ग्राही पे हमेशा क्या, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और ये बॉन्ड कैसा होता है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक प्रकार का उपसहसंयोजक बंध होता है। क्लियर है? इस कंपाउंड को बोला जाता है बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट। क्या बोला जाता है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट, ये बोला जाता है इस कंपाउंड को। तो आपने देखा कि ऑक्सोनियम साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो ये अपना हो गया है ऑक्सोनियम साल्ट है, उसका निर्माण कैसे होता है और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर के कारण ये रिएक्शन हो रही है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड विदलन के कारण रिएक्शन, और एक रिएक्शन और बचेगी अपनी अदर रिएक्शन, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।